नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान है। इसको बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा गया है, जिसका नाम है योग विज्ञान, उस किताब का नाम। और ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे कवर पेज दिख रहा है, ये उसी बुक का कवर पेज है। तो आप इसको खरीद लीजिएगा। पिछला चैप्टर, जो 10वां चैप्टर था, वो हमने समाप्त कर लिया है और आज हम जो है 11वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं इस चैप्टर में, जो कि आप इसको पढ़ करके इजीली समझ पाएंगे। कुछ बातें बताई हैं विवेकानंद जी ने, जो कि मुख्यतः उन बातों से संबंधित हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। तो चमत्कारों को लेकर के एक किताब और है, जिसमें चमत्कारों के विज्ञान के विषय में बताया गया है। और वहां पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही जगहों पे एक बात बड़ी क्लियर की गई है कि चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है। जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई नियम होता है, और उसी नियम के अंतर्गत वो चीज काम कर रही होती है। कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रकृति के नियम के अंतर्गत काम नहीं कर रही और आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपके पास इस बात का साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है कि हाँ, ये प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से काम कर सकती है, ना तो आपने उसको प्रैक्टिकली देखा है और ना ही आपने उसको अपने भीतर अनुभव किया है। विज्ञान भी दो तरीके से अनुभव किया जा सकता है। एक वो है जो कि बाहर प्रैक्टिकल करके देखा जा सके, और दूसरा वो है जो आपके अपने भीतर प्रज्ञा के रूप में प्रकट हो। जैसे अगर हम न्यूटन की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो न्यूटन जो है, उसने अपने सिर पे गिरने वाले सेब को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया, पता लगाया कि कोई ना कोई शक्ति है इस पृथ्वी में, जो ऊपर से नीचे से ऊपर अगर कोई चीज फेंकी जाए तो उसको नीचे ही खींचती है। कोई शक्ति है ऐसी, अपने आप कोई चीज नहीं गिरती, कोई शक्ति है ये। अपने आप जो है बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग। और यहाँ बैठे बैठे वो सिर्फ इतना ही देख पाया कि सेब गिरा और पृथ्वी ने उसे अपनी ओर खींचा। लेकिन उसने अपनी प्रज्ञा को इतना विस्तार दिया कि धरती पर बैठे बैठे ही उसने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ आपके सामने रखा। अगर आप देखेंगे, अगर आप हाई स्कूल में, और आजकल तो हाई स्कूल में ही ये सिलेबस में, हमने तो खैर ट्वेल्थ में पढ़ा था, 11th या 12th में इस चीज को पढ़ा था, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सोचिए कि एक वैज्ञानिक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम न्यूटन है, वो अर्थ पे बैठा है, पृथ्वी पर बैठा है, और सेब गिर रहा है नीचे। उसको देख करके सिर्फ वो ये कह सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता था कि पृथ्वी में कोई शक्ति है जो इसे खींचती है। हाँ। लेकिन उसने ये कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है, और उसका फॉर्मूला दिया सीधा उसने। उस फॉर्मूले का क्या जो है, सूत्र क्या है, वो फॉर्मूला है क्या, एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 × m2 अपॉन डी स्क्वायर। जहां डी जो है वो उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, m1 और m2 उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है, मास है, और जो जी है, कैपिटल जी है, दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। ये फॉर्मूला उसने दे दिया। और ये फॉर्मूला देने के बाद आप अगर सोचें कि आखिर में उसने धरती पर बैठे बैठे, हो सकता है कि धरती पर बैठे बैठे वो सेब और पृथ्वी के बारे में बात करता तो ठीक है, लेकिन उसने पृथ्वी से बाहर निकल करके पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बात सच कह बता दी कि ये पूरे ब्रह्मांड में सच है। और आज उसका सबूत हमारे पास है कि वाकई में वो बात सच है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण को लेकर के, या फिर चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की 1/6 है, उसी के फॉर्मूले से डिराइव होती है। सोचिए, वो हर एक जगह पे गया तो नहीं, तो कैसे पता लगा उसे? वो जो कि न्यूटन के नाम से जाना जाता है, वो कोई और नहीं था, वो एक मुनि ही था। ऐसे ही लोगों को मुनि कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिक समझ रखते हैं प्रकृति की घटनाओं की। ठीक है। और उसके नियमों को जानते हैं, उसके नियमों को खंगाल लेते हैं। और जो नियम एक जगह पे काम कर रहा है, वही नियम पूरी सृष्टि में काम कर रहा होगा, वो इसको जान जाते हैं, हर पिंड पे उसको अप्लाई कर देते हैं। यही है योग, प्रकृति के साथ योग। ठीक है। तो ये तो आपके सामने बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, जिसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ये सबूत है आपके सामने, क्योंकि आपको कहीं पर भी जो उसने न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 × m2 अपन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन कहीं नहीं दिया। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखो। इस तरीके से ये ग्रेविटेशन काम करता है, ये जो फोर्स है ये काम करता है, दो चीजें एक दूसरे को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक फोर्स में एक दूसरे को खींचती हैं। ठीक है। तो चमत्कारों के बारे में यही बताया है विवेकानंद जी ने भी। और एक किताब है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि स्वामी योगानंद जी के द्वारा लिखी गई है। दोनों ही जगहों पे एक ही बात बताई गई है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वैज्ञानिकता से परे हो। हर चीज में वैज्ञानिकता है। ठीक है। तो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी पहले 2 से ढाई पेजेस में, इस चैप्टर में भी अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे,
तो इस चैप्टर में पहले 2 पेजेज़ या ढाई पेजेज़ तक कुछ चमत्कारों के अनुभव के बारे में बताया है। विवेकानंद जी ने ये भी बताया है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि हाथ की सफाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वाक़ई में विज्ञान का नियम काम करता है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि एक जो है बहुत बड़ी बात चली थी, बहुत शोर मचा था कि यार सामने वाले के मन की बात, उसकी मन की चीज़ें जान जाना, ठीक है? ये एक जो है कोई बाबा जी कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि अभी तक जिस चीज़ को पाखंड कहा जा रहा था, क्योंकि वामपंथियों की तो पेट में तुरंत मिर्ची लगने लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही एक जो है कोई लड़की है जिसका नाम सुहानी शाह है, उसको लेकर के आए और उसके द्वारा भी सामने बिठा करके बंदों को उनके मन की बात जो है किस तरीके से वो जान पाती है, ऐसे करके कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाने लगे। तो कल तक जो बात पाखंड थी, अब वो बात वैज्ञानिक हो गई। तो आप सोचिए कि जो चीज़ सीखी गई है, वो चीज़ बिना सीखे केवल योग के माध्यम से, केवल भक्ति के माध्यम से कोई एक व्यक्ति सीख सकता है। इस बात को स्वीकार करने में उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने उसको विज्ञान के नाम पर सामने ला कर के रखने की कोशिश की। हर चीज़ विज्ञान ही है। भक्ति भी एक तरह का विज्ञान ही है। उस विज्ञान में मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। लेकिन विज्ञान के उस स्तर तक पहुँचाने के लिए ही उस मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है, जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति एक मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको इस तरीके से तैयार करती है कि आप इस संसार के हर विचार से थोड़े समय के लिए छूट करके अपने आप को शांत होकर के देख पाते हैं। ठीक है? आप उस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं जो चीज़ ना तो आपके सुख से जुड़ी है, ना दुःख से जुड़ी है। केवल निश्चल प्रेम है, किसी चीज़ के प्रति आप उससे जुड़े हैं। तो डिटैच होने की प्रैक्टिस करना ही मूर्ति पूजा का या भक्ति का मुख्य उद्देश्य है, डिटैच होना। इसीलिए वो लाई जाती है, क्योंकि हर आदमी विवेकानंद नहीं होता। हर आदमी इस लेवल का नहीं होता कि वो बिना मूर्ति का सहारा लिए सीधे ज्ञान के क्षेत्र में उतर सके। इसलिए जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है या जो इस तरह के लोग हैं जो कि अभी यात्रा की शुरुआत में हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा, उनके लिए ये सारी चीज़ें, भक्ति, योग, ये सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। और ये लोग जो भक्ति योग में होते हैं, ये सबसे बड़े योगी होते हैं, क्योंकि इनको इनकी यात्रा सबसे पहले समाप्त होती है। ठीक है? क्योंकि इनको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारी तरह ग्रंथ नहीं पढ़ते। ये ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ते हैं। उसी से उनको सब कुछ पता लगता है। जो कुछ आप यहाँ जान पा रहे हैं, वो सारी बातें वो केवल और केवल अपने ईश्वर से प्रेम करने के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे पेज में आप जाकर के पढ़िएगा तो चमत्कारों के बारे में कुछ बातें की हैं और विवेकानंद जी ने ये बताया कि हर बात चमत्कार नहीं भी होती। कुछ चीज़ें हाथ की सफाई भी है, हर जगह वैज्ञानिक नियम भी नहीं है। कुछ जगह पे हाथ की सफाई भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से वो मिले, उन्होंने बताया कि ये तो हाथ की सफाई मात्र है। ठीक है? तो आगे वो ये बताते हैं, उन चमत्कारों के बारे में बताने के बाद वो ये कहते हैं कि जो ये जितनी भी चीज़ें जिसे आप चमत्कार के रूप में जानते हो, जो एक व्यक्ति कर पाता है, वो सारी चीज़ें मन की शक्ति से होने वाले कार्य हैं। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया ना, वो बड़ी आसानी से इन कार्यों को कर लेगा, जिन्हें चमत्कार कहा जाता है। आगे उसके बारे में बात की जाएगी कि किन चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि मन की शक्ति से संभव हो पाते हैं। और आगे उन्होंने ये बताया है कि सब कुछ प्राकृतिक है और वैज्ञानिक है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप अवैज्ञानिक कह सको। जो कुछ भी अवैज्ञानिक है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो केवल और केवल आपके मन का फितूर है और उसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। उसका प्रचार अगर आप करते हो, तो आप पाखंड को बढ़ावा देते हो। इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे कोई भी चीज़ हो, मूर्ति पूजा हो या कोई भी चीज़ हो, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते आपका ये धर्म बनता है कि उसके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य है, उसके पीछे जो वैज्ञानिक मॉडस ऑपरेंडी है, जो एक साइंटिफिक मॉडस ऑपरेंडी है, उसको समझें। बिना उसको समझे उसका प्रचार-प्रसार करना एक गलत चीज़ है। जब तक आप उसका अनुभव ना कर लें, तब तक आप उसका अभ्यास कीजिए। आप उसमें श्रद्धा रखिए, वो बात ठीक है, लेकिन जब तक आपने अनुभव नहीं कर लिया, तब तक उसका प्रचार-प्रसार अगर आप करते हैं, तो समाज को भ्रमित करते हैं। फिर उस केस में होता ये है कि पता नहीं ये चीज़ें होती भी हैं या फिर श्रद्धा है केवल। तो वैज्ञानिकता तक आप नहीं जा पाते। हर चीज़ वैज्ञानिकता है, लेकिन वो वैज्ञानिकता ऐसी वैज्ञानिकता नहीं है जो इस संसार को प्रकट करती है। वो वैज्ञानिकता है जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। जितना भी विज्ञान हम जानते हैं, वो केवल और केवल रिवर्स इंजीनियरिंग का विज्ञान है। जो इस संसार को बनाने का विज्ञान है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है। वो इस विज्ञान का विज्ञान है। उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परब्रह्म कहते हैं। उसी विज्ञान को परब्रह्म कहते हैं, उसी विज्ञान को प्रकट करने वाले तत्व को परब्रह्म कहते हैं, जो ऊर्जा के रूप में इस पूरी सृष्टि में प्रकट है, जिसको शक्ति कहा जाता है। जो ऊर्जा इस पूरी ब्रह्मांड को चला रही है, उसी को शक्ति कहा जाता है। तो राजयोग में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। राजयोग भी एक बुक है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर विवेकानंद जी ने राजयोग के बारे में बता दिया है, इशारा दिया है। राजयोग भी विवेकानंद जी का ही व्याख्यान है, उसके बारे में भी हम इसके समाप्त होते ही डिस्कशन करेंगे। वो बुक मैं अभी मेरे पास है नहीं, मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने किसी फ्रेंड को दे दी थी, तो अब वो बुक मैं मँगाने वाला हूँ। उसको ऑर्डर करूँगा, तो उसके बाद मैं उस पे भी काम शुरू करूँगा।
अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने बताई उसके आगे कि जो जहाँ पे घनी आबादी वाले देश होते हैं, जो देश घनी आबादी वाले हैं, वहाँ पे इतना मानसिक विकास लोगों का नहीं होता। लेकिन जो देश हल्की आबादी वाले हैं, विरल आबादी वाले यानी जहाँ पर डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर कम है, वहाँ के लोगों का मानसिक स्तर अच्छा होता है। और जहाँ पर घनी आबादी होती है, जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर लोगों का मानसिक स्तर उतना ज़्यादा उन्नत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, लेकिन उनका मानसिक स्तर इतना ऊँचा उठा हुआ नहीं होता है। अगर भारत जैसे देश में देखें तो ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा गर्मी हो तो मानसिक विक्षिप्तता भी देखी जाती है, सड़क पे मारपीट शुरू हो जाती है, बिना बात के चिल्लम-चिल्ली शुरू हो जाती है। और अगर यही आबादी कम हो तो भीड़ अगर ज़्यादा भी हो भीड़ अगर कम भी हो मतलब गर्मी अगर ज़्यादा भी हो और भीड़ कम हो, तो आप ये चिल्लम-चिल्ली नहीं देख पाएँगे। तो घनी आबादी कहीं न कहीं हमें एक इरिटेशन तो लेकर के आती है। हमारे आस-पास जो लोग होते हैं वो ऊर्जाएँ ही तो होती हैं। वो ऊर्जाएँ अगर आप मतलब आस-पास जितनी भी ऊर्जाएँ हैं आपके वो सब क्या हैं? आपस में एक-दूसरे से टकरा रही हैं। एक आदमी का ऑरा दूसरे आदमी के ऑरा को इम्पैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल अगर करने लगता है, अगर क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल क्या हैं? अपने-अपने के लिए पड़े हुए हैं। जब आप अपने-अपने के लिए करते हो ना तो आप अपने ऑरा को अंदर की ओर खींच लेते हो। आप अपना ऑरा बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। बाहर रिफ्लेक्ट तभी होता है ऑरा जब आप चीज़ों के बंधन से छूट जाते हो, चिंताओं से छूट जाते हो। जब तक चिंताएँ होती हैं, भय होता है, दूसरों के लिए मन में डाउट होता है, तब तक जितना भी आपका ऑरा है वो अंदर की ओर खिंचा रहता है। आपका चेहरा डल दिखता है, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो कमज़ोर दिखती है। और उस केस में क्या होता है, उस केस में होता ये है कि आप एक रिपल्सिव ऑरा क्रिएट करते हैं क्योंकि दुनिया में 99% लोग लगभग ऐसे ही हैं, ख़ास करके भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है बिकॉज़ ऑफ हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एक मेरा रिपल्सिव ऑरा और एक सामने वाले का रिपल्सिव ऑरा, जब दोनों ही रिपल्सिव ऑरा हैं, तो एक-दूसरे के प्रति झगड़ा हो जाना, इरिटेशन एक-दूसरे से हो जाना, बिना बात के कोई झगड़ा हो जाना, ये बहुत संभव सी बात है और बड़े आराम से ये चीज़ें होने लगती हैं। तो ये विवेकानंद जी ने अपना विचार रखा है, उन्होंने साफ कहा है कि ये मेरा विचार है और मेरे हिसाब से या मेरे विचार से ऐसा होता है कि जहाँ पर भी आबादी डेंस होती है, जहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंस होती है, वहाँ पर लोगों का मानसिक स्तर इतना उच्च नहीं होता जितना कि जो रेयर आबादी वाला जो कि जहाँ पर आबादी थोड़ी कम है, लेस डेंस पॉपुलेशन जहाँ पे है, उसकी तुलना में। मतलब लेस डेंस पॉपुलेशन जहाँ होगी, वहाँ पर लोगों का मानसिक विकास थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसा उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहीं न कहीं मुझे भी उनके विचारों से एक सहमति मुझे भी लगती है कि हाँ, ऐसा मैंने देखा भी है। कहीं अगर भीड़ कम हो, तो वहाँ पर चिल्लम-चिल्ली थोड़ी कम होती है, भीड़ बढ़ते ही परेशानी बढ़ने लगती है, चिंताएँ बढ़ने लगती हैं और वो इरिटेशन क्रिएट करती है। ठीक है? रिसोर्सेज़ की कमी हो जाती है, जब भीड़ बढ़ती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अक्सर जब मैं शादी-ब्याह में जाता हूँ, तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि सुबह जो वॉशरूम जाने का एक ज़रूरी काम है, वो कैसे करूँगा? तो मैं जानबूझ करके साढ़े 4-5 बजे, भले ही मैं सुबह उठने का समय मेरा 5 साढ़े 5 के बीच है, लेकिन ऐसी जगहों पे मैं 4 बजे उठ करके अपने काम को पूरा निपटा करके ही बैठता हूँ। ठीक है? ताकि इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम आगे ना रह जाए। तो क्या हुआ है, यहाँ पर एक तरीके का भय, एक तरीके की शंका ने ही तो मुझे प्रेरित किया। ठीक है? क्योंकि रिसोर्स एक ही है, टॉयलेट एक ही 2 हैं, लेकिन अब शादी का घर है तो 15-20 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो समस्या तो हो सकती है। इस वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जहाँ पर भी आबादी कम होती है, वहाँ पर मानसिक स्तर हमारा उच्च होता है क्योंकि हमारे मन में चिंताएँ, हमारे मन में भय, हमारे मन में शंकाएँ दूसरों को लेकर के नहीं होती हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सहमति वाली बात है। इसके आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि जितना भी सामर्थ्य हमारे भीतर होता है, वो हमारे मन में ही है, सारी शक्तियाँ मन में ही है। और एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि हम हमारे पास जो एक मन है ना, ऐसा नहीं है कि ये मन हमारा अकेला मन है और अकेले या जो है साइलोस में रहता है। मतलब ये इंडिविजुअली कहीं पर अकेले नहीं रहता है हमारा मन। हमारा मन हमें महसूस होता है कि हमारा मन हमारे साथ इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है, लेकिन बात ये है कि ये मन, ये स दुनिया के सभी मनों के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मनस नाम का एक तत्व है। वो एक जाल की तरह है या फिर आप ये कह लीजिए कि वो मनस नाम का तत्व एक ऊर्जा की तरह है। ठीक है? और वो ऊर्जा हम सबके भीतर बह रही है। मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है और आपके भीतर की ऊर्जा मेरे भीतर की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। और वो ऊर्जा क्या है? मनः तत्व की ऊर्जा है, मनस तत्व की ऊर्जा है। तो ये जो मनस तत्व की ऊर्जा है, ये हम सबको आपस में जोड़े हुए है, लेकिन उसका एक छोटा-सा टुकड़ा मेरे भीतर है। क्योंकि मेरा एक अलग शरीर है, तो मेरे भीतर मन का एक छोटा-सा टुकड़ा है। लेकिन वो टुकड़ा मेरे साथ जुड़ा होने के बावजूद भी उस पूरे मनस्तत्व के साथ, जो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, उस मनस्तत्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। जहाँ पर भी जीवन की संभावनाएँ होंगी, वहाँ पर मनुष्य जो पैदा होगा, उसका मनस्तत्व के साथ जुड़ाव और मेरा उसके मनस्तत्व के साथ जुड़ाव होने लगेगा। ठीक है? ये बात बताई। यानी कि मन एक तरीके से एक ईथर की तरह है, एक चादर की तरह आप समझ सकते हैं कि उसी चादर का एक छोटा-सा टुकड़ा आपको मिला हुआ है। एक चादर का छोटा-सा टुकड़ा आपको मिला हुआ है जिसको आप मनस्तत्व कह सकते हैं। ठीक है? तो अभी थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी। व्हेन दोबारा उजाला हो जाएगा तो लेट मी जस्ट वेट फॉर दैट।
ठीक है? तो सभी का मन जो है वो एक जस्ट वेट फॉर इट, या आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो सभी का मन जो है आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सबका मन आपस में जुड़ा हुआ है, और जब भी हम मन के द्वारा कुछ भी मन मन के द्वारा ही विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है? जब भी हम अपने मन से कोई विचार करते हैं, तो विचार करते ही क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ का विचार करोगे तो होता क्या है? किसी भी चीज़ का विचार करने का मतलब ये है कि हम अपने तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। और नर्वस सिस्टम में जब भी कोई विचार आता है, जब भी कोई विचार प्रकट होता है, तो वो एक स्पंदन होता है, एक तरीके का एक पल्स होती है, इलेक्ट्रिक पल्स होती है। वो इलेक्ट्रिक पल्स क्या होती है? वो हमारे मन के कारण उत्पन्न हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रिक पल्स है, ये हमारे मनस्तत्व के ज़रिए, जिस मनस्तत्व से हम जुड़े हुए हैं, उसी मनस्तत्व के ज़रिए ये पल्स आगे बढ़ती है। इसीलिए संसार में कोई व्यक्ति जो एक विचार सोच पाता है, एग्ज़ैक्टली वैसा ही विचार कहीं न कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के मन में आया हुआ होता है, या बहुत पहले कहीं वो विचार आया हुआ होता है। जितने भी विद्वान हमारे यहाँ पूरे विश्व में हुए हैं, पूरे इतिहास में हुए हैं, जो इस संसार में हैं और जो इस संसार से जा चुके हैं, उन सभी के विचार, जो अपने मन में उनके विचार आते हैं, किसी चीज़ पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो मन से ही करते हैं। जब वो मन से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जब निष्कर्ष निकालते हैं, तो अपनी जो नर्वस सिस्टम है, उसका यूज़ करते हैं। नर्वस सिस्टम का यूज़ करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक पल्स इस मनस्तत्व में, यानी कि जो पूरा का पूरा मन तत्व है, जिससे हम सबके मन जुड़े हुए हैं, उसमें छोड़ देते हैं। इसीलिए होता ये है कि अगर आपकी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी एक चुंबक है। आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, वो एक चुंबक है। चुंबक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पल्स अगर ट्रैवल करती है, तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, सिंपल सी चीज़ है। और ये नहीं है कि साइंस आज आया है इसलिए ऐसी व्याख्या हो रही है। 1885 में ही एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है द होली साइंस, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले ही वो किताब लिखी गई थी, और उस किताब में ही बड़े साफ-साफ शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में, यानी 1885 के बाद में जो आने वाला समय होगा, उस समय में मनुष्य जो है वो जो चुंबकत्व है और जो विद्युत है, उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, और धीरे-धीरे उसका ज्ञान जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठता चला जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि आपकी जो पूरी बॉडी है ना, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। आपके मन में एक विचार आता है जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक पल्स जब ट्रैवल करती है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से आपके पूरे बॉडी का एक ऑरा होता है, एक चुंबकत्व होता है, एक उसमें मैग्नेटिज्म होता है। उस मैग्नेट की एक खासियत होती है, जैसे हर तरह का मैग्नेट जो इस संसार में हम देखते हैं भौतिक रूप से, उसका एक ही लक्षण है कि वो एक ही तरीके से काम करेगा, ठीक है? किसी मैग्नेट की तीव्रता अधिक होती है, किसी मैग्नेट की तीव्रता कम होती है। तीव्रता में फ़र्क होता है। उसी तरीके से हमारे अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी के कारण वो जो इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट हो रही हैं, उसके कारण जो मैग्नेटिज़्म हमारे अंदर क्रिएट होता है, उसकी भी तीव्रता अलग होती है। अब क्योंकि एक विचार आया और वो विचार इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में तैरने लगा, किसमें? मनस्तत्व का सहारा लेकर के पूरे विश्व में तैर रहा है। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक है, जो उसी चार्ज को, उसी पल्स को, उस पल्स से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर उसी पल्स से जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर आपके मैग्नेटिक ऑरा के साथ वो ट्यून हो जाता है, यानी कि वो उसको खींच पाता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, उसको वो विचार जो किसी पुराने समय में किसी बहुत बड़े साधु महात्मा ने रखे होंगे, या आज के समय में किसी साधु महात्मा ने रखे होंगे, वो विचार अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ठीक है? क्योंकि आपका बॉडी भी एक मैग्नेट है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। लेकिन जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, उन्हें साफ-साफ पता है कि वो विचार जो कि मैंने किए हैं, जो मेरे मन में आए हैं, वो विचार तो पहले ही किसी किताब में या पहले ही किसी ग्रंथ में बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है। जब मैंने भगवद गीता पढ़ी थी, और उसके बाद जब मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा भी नहीं था, तो विवेकानंद जी की किताब में जो ये चीज़ें बताई गई हैं, इनफैक्ट जो कि योगानंद जी की बुक जो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें भी जब ये चीज़ें मैंने पढ़ी, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। उसमें जब मैंने चीज़ें पढ़ी, तो मैंने ये पाया कि जो कुछ मैंने सोचा था, जो कुछ मैं सोच रहा था कि अगर एक आदमी अपने विचार को दूसरी जगह पहुँचा पाता है, तो उसका क्या कारण होता होगा? तो वो चीज़ें, और उसके अलावा जो भी भूत-प्रेतों की बात हम करते हैं, वो क्या होती होंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ क्या होती होंगी? वो चीज़ें जब मैंने अपने मन में विचार की कि कैसे होता होगा, तो विचार करने पर कुछ आइडियाज़ आए, कुछ थॉट्स आए, कुछ स्पार्क हुआ। वो जो कुछ स्पार्क हुआ, वो मैं किसी को बताता नहीं था, क्योंकि वो मेरे अपने भीतर मैं रखता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये जो मेरे मन में विचार आया है, ये पता नहीं सही है भी या नहीं। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने बुक्स खरीदनी शुरू की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी खरीदी। मैंने कर्म योग, ज्ञान योग, ये जो किताब है ज्ञान योग की,
ये सब खरीदे और इसको खरीदने के बाद ये जो बातें इसमें लिखी हुई है ना, इन बातों को जब मैंने पढ़ा तो वो सारी बातें मैच कर गई जो मुझे पता चली थी, जो मेरे अंदर स्पार्क हुई थी। वो एग्ज़ैक्टली ऐसी ही मिली जैसी यहाँ पे लिखी हैं। तो इसको कहते हैं अनुभव के द्वारा उस वैज्ञानिक तथ्य को जान लेना। तो जब अनुभव के द्वारा पहले मुझे अनुभव हुआ, फिर मैंने इसको पढ़ा। लोग पूछते हैं कि तुम पता नहीं क्यों इन चीज़ों पे इतना विश्वास करते हो? मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता अगर मैंने पढ़ कर के इन चीज़ों को जाना होता। पहले पढ़ लिया होता और उसके बाद अगर मैं उतरता ये कहने के लिए कि हाँ, ये ऐसे होता है, तो मैं हो सकता है कि मेरा दिमाग भी नहीं इन चीज़ों को मानता। मैं भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। मैं भी ये मस मानता कि ठीक है चलो किताब है, लिखा हुआ है, उनके अपने विचार हैं, लिखे हुए हैं। ये फिलॉसफी है, इन्होंने दी हुई है। लेकिन हुआ ये है कि पहले अनुभव हुआ, उसके बाद जो अनुभव हुआ उसको मैंने किताब में पढ़ा है। इस वजह से ही मैं इन चीज़ों को नकार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अनुभव के विज्ञान पर आधारित है, ये मेरे अनुभव पर आधारित विज्ञान है। इस वजह से मैं इसको नकार नहीं कर सकता और जहाँ पर मेरा अनुभव नहीं रहा है, वहाँ पर मैं आपसे सीधे कहता हूँ कि इसके बारे में मेरा अनुभव नहीं रहा है। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों का अगर मैंने अनुभव किया है, तो कहीं न कहीं इसके अनुभव करने में मेरी अभी योग्यता थोड़ी कम रही होगी, इस वजह से अनुभव नहीं हुआ है और हो सकता है कि ये कोई अनुभव ना भी हो सकता है ये सत्य ना भी हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ये चीज़ है ना, इसका मैंने अनुभव किया है। एग्ज़ैक्टली यही मेरे थॉट में आया था कि ऐसे ही जो है चीज़ें चलती होंगी और यही चीज़ें जब मैंने यहाँ पाई कि हाँ यार, इसमें और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो बुक है, उन दोनों में ही जब सेम एक्सप्लेनेशन मिली, जो मैंने क्या मेरे अंदर जो स्पार्क आया था, क्योंकि वो मेरा नहीं था। स्पार्क्स जो है आपके अपने नहीं होते, वो नेचर अपने आप आपको देती है जब आप अपने मन को शांत कर लेते हो, ठीक है? तो यही होता है, किसी न किसी जो मुनि ने, किसी न किसी योगी ने कभी न कभी कोई ये बात कही होगी। आज के समय में हो सकता है कि कोई बहुत ही वैज्ञानिक सोच वाला और आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसको उसकी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति इस तरह की बातें सोच रहा हो, ऐसे मनन चिंतन कर रहा हो और उसने ये चीज़ें छोड़ी हों। अब क्योंकि शायद मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और शायद आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन वीडियोज़ को देख रहा है, शायद हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इसी वजह से क्या है कि हम एक-दूसरे के सामने हैं और इसी वजह से क्या है कि ये थॉट भी आपके सामने पहुँचते हैं और इसीलिए आप मुझसे ट्यून कर पाते हो। जो ट्यून नहीं कर पाते, वो मेरे वीडियोज़ देखना बंद कर देते हैं क्योंकि ये मेरे वीडियोज़ नहीं हैं। यहाँ पर जो कुछ आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ केवल। लाइट फिर चली गई है, फिर आ जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं वीडियो बना पाता हूँ इसलिए मेरे वीडियो में सुपरफिशियल जो है लोगों के लिए जगह नहीं होती जहाँ पर काफ़ी चमक-दमक और धूम-धाम, सूम-साम करके जो है इमेजेस आ रही हों और क्या कहते हैं उसको अ, एनिमेशंस हों, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन द कंटेंट रादर दैन ऑन द सुपरफिशियल थिंग्स। So let's wait for the light to come. तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा आगे अगर आपको दिक्कत हो। आई थिंक मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अ, आएगी लाइट तो आती रहेगी बिकॉज़ थोड़ा देर लग रही है। मेबी यहाँ पर डीजी चालू करने में थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि अभी तक तो आई डोंट थिंक कि अब कोई किसी भी तरह के ब्लैकआउट की कोई सूचना है, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि लाइट जो है ब्लैकआउट की वजह से गई होगी। इट शुड बी जस्ट द पावर फेलियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो मन से एक मन से विचार पैदा हुए, वो दूसरे मन तक पहुँचते कैसे हैं? हमारा अपना शरीर, हमारा अपनी ऊर्जा जो कि मन को भी साथ में रखती है, वो एक मैग्नेटिक फ़ील्ड क्रिएट करता है और उस मैग्नेटिक फ़ील्ड का एक चुंबकत्व है। उस चुंबकत्व के कारण, उस मैग्नेटिज़्म के कारण वो क्या करता है, दूसरे विचार को जो इस मैग्नेट के साथ चिपक सकता है, अपने आप आपके पास आ जाता है और आपको वो चीज़ पता लग जाती है। तो दिस हैज़ बीन समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इसलिए यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है, आई कैन गिव द प्रूफ आई एम द प्रूफ माई सेल्फ कि हाँ, ऐसा होता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया क्योंकि पहले ये जो चीज़ें लिखी हैं, इन्हीं चीज़ों को ऐसे ही मैंने समझ लिया था। मेरे दिमाग में यही बातें आई थी और उसके बाद मैंने इनको पढ़ा, देन आई वाज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये ठीक है, यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है? तो एक विचार का दूसरे विचार तक पहुँचना और एक विचार का दूसरे व्यक्ति के विचार तक पहुँचना या फिर क्या आप ये कहिए कि 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। मेरे विचार का आपके मन तक पहुँचना, ये एक अलग चीज़ है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। अचानक से मेरे दोस्त को लगता है कि मैं शायद बीमार हूँ, मुझे कॉल कर लेता है। कहता है, "यार कैसी तबीयत है?" जिसने 1 महीने से फ़ोन नहीं किया था, अचानक से पूछ लेता है फ़ोन करके, "कैसी तबीयत है? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कुछ तबीयत में गड़बड़ है।" और ये भी मेरा एक अनुभव है। 2019 में क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट पल्पिटेशंस मेरा जो हार्ट बीट है अचानक से रात में बढ़ गई और ये करीब लेटे-लेटे ही 140-150 के अराउंड पहुँच गई, तो आई वाज़ अ बिट शॉक्ड कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे? तो मैं
खड़े होकर के तुरंत ही ये समझने लगा कि आखिर में हो क्या रहा है, बिकॉज़ इतनी तेज़ अगर हार्ट बीट होती है तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में, ब्रेन में कहीं न कहीं किसी तरह का हैमरेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मैं तुरंत खड़ा हुआ और तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर गया। अब मेरा उस समय साले साहब आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया और वहाँ जाकर के काफ़ी ठीक तरीके से मेरी ईसीजी वगैरह सब कुछ हुई एंड देन इट वाज़ फाउंड कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन बस कोई पल्पिटेशन किसी वजह से आपकी बढ़ गई होगी, मे बी गैस की वजह से, मे बी एसिडिटी की वजह से। सो सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन 1-2 दिन तक मुझे परेशानी रही। इट वाज़ अ बिग शॉक टू माय बॉडी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है और मैं अपने आप को कितना भी चलाने की कोशिश करता था, तो मैं अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करता था। तो इस वजह से क्या होता था कि मुझे लगता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। तो कई दिन तक मैं परेशान रहा, तो 2-3 दिन बाद जो है मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे बोला, यही जो मेरा दोस्त है दूसरे चैनल पे जिसका दूसरा चैनल है विश्वगुरु के नाम से, उसने मुझे बोला कि विकास यार कुछ परेशानी है क्या? आप सोचिए उसे कैसे पता लग गया कि मुझे परेशानी है? ये टेलीपैथी है। तो टेलीपैथी एक अलग चीज़ है, उसका विज्ञान अलग है। लेकिन जो मन से एक मन से दूसरे मन तक विचार पहुँचना, इसका विज्ञान अलग है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ख़ास करके ये वीडियो देखने के बाद, आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? तो दूर संवेदन, हिंदी में उसको दूर संवेदन कहते हैं किसको? टेलीपैथी को। जहाँ पर मेरा दोस्त ये जान पाया कि विकास तुम्हें कुछ हुआ तो है। उसने पूछा, मैंने कहा नहीं यार हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल ठीक है बट नॉट श्योर कि क्या प्रॉब्लम है। तो ही टोल्ड मी कि यार मुझे लग रहा था कि यू आर इन ट्रबल। उसने 1 महीने पहले मुझसे बात की थी, ऑल ऑफ अ सडन वो मुझसे बात करता है और पूछता है मुझसे कि क्या हुआ है विकास? ठीक है? तो एक यहाँ पर मैंने एलन मस्क के प्रयोग का भी ज़िक्र किया है, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एलन मस्क ने क्या किया था अभी कुछ दिनों पहले, करीब 1 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उसने क्या किया कि एक आदमी के दिमाग में एक चिप लगाई और चिप लगाने के बाद ऊपर एक एंटीना लगाया, ठीक है? और एंटीना लगाने के बाद एक रिसीवर उसके सामने लगाया, ठीक है? मतलब दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उन थॉट्स का एक वेव के फॉर्म में एमिशन शुरू हुआ, उस एंटीना के थ्रू जो लगाया था। ठीक है? एक चिप लगाई, चिप से वो एंटीना के थ्रू जो है जो थॉट्स आ रहे हैं, वो वेव के फॉर्म्स में बाहर निकले और ठीक उसके सामने एक रिसीवर रखा। उस रिसीवर से उन थॉट्स को, उन वेव्स को रिसीव किया और उनका यूज़ करके उस आदमी से बोला कि तुम कुछ मत करना। उसको चेस खेलने को बोला था। उसको बोला कि चेस तो खेलो लेकिन तुम माउस मत हिलाना। तुम कोई भी जो प्यादा है, जो चेस में आप चलते हो आगे, उसको चलना मत। उसको ये बोला कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन में ये सोच लेना कि तुम्हें चाल क्या चलनी है। तो जब वो चाल चलने के बारे में सोचता है तो एक मैसेज उस एंटीना से बाहर गया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उस रिसीवर ने क्या किया कि उस रिसीवर ने डिकोड किया कि क्या मैसेज है। उसको डिकोड करने के बाद जहाँ पर इनपुट डिवाइस ही था उस इनपुट डिवाइस से उसको जोड़ दिया। कन्वर्ट किया उस मैसेज को कि हाँ, माउस उठा करके यहाँ से यहाँ चलना है किसको? इस प्यादे को, घोड़े को यहाँ से यहाँ चलना है। तो बिना हाथ हिलाए केवल सोचने भर से वो प्यादा, जो घोड़ा था, वो जो जो उसमें क्या बोलते हैं, चेस में वो खेल रहा था, वो अपने आप आगे चला। उसने बताया कि हाँ, मैंने यही सोचा था कि मैं इस घोड़े को यहाँ चलूँगा, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो थॉट्स हमारे होते हैं, ये एक दूसरा प्रूफ आपको मिल गया कि जो थॉट्स हमारे होते हैं, तो एलन मस्क का प्रयोग है, मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, जाके देखना, ठीक है? कोई वामपंथी अगर देख रहा है, तो बड़ी समस्या हो रही होगी उसको कि यार सनातन धर्म को ये विज्ञान से जोड़ रहा है। बेटा, सनातन धर्म विज्ञान ही है, तुम्हारे भौंकने से वो कुछ हो नहीं जाएगा। वामपंथियों को खास करके मुझसे बहुत दिक्कत होती है। अभी चिंता मत करो, अभी मनुस्मृति का ही विज्ञान समझाऊँगा। तुम्हारी तो रातों की नींदें और दिन का चैन हराम करूँगा मैं। तो एलन मस्क के इस प्रयोग को आप जाकर के देख सकते हैं। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के देखिएगा एलन मस्क के इस प्रयोग को। रिसीवर से रिसीव किया, बंदा बैठा हुआ है और आराम से जो वो चाह रहा था, वही प्यादा वहाँ पर चल दिया गया। ठीक है? ये चीज़ हुई थी। तो ये एलन मस्क के प्रयोग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई, अभी इस चैप्टर के पहले भाग में मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति है, हमारी जितनी भी ऊर्जा है, उसका उपयोग हम 2 तरीके से करते हैं। पहला उपयोग ये होता है इस शरीर को चलाने में, भाई इस शरीर को चलाने में भी तो एनर्जी चाहिए। हमारा हार्ट बीट चल रही है, हमारे किडनी को, हमारे लिवर को सारी एनर्जीज़ चाहिए, उसको भी काम करना है, तो कहाँ से आ रही है वो एनर्जी? हमारे भीतर ही तो एनर्जी है, उसी से म मिल रही है। तो आधी एनर्जी, करीब 1/3 एनर्जी, 1/3 एनर्जी हमारे शरीर को चलाने में, हमारे थॉट्स को पैदा करने में, हमारे थॉट्स के द्वारा दूसरों तक बाहर जाने में वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है? और बाकी की जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, वो दूसरों को प्रभावित करने में इस्तेमाल होती है, ठीक है? दूसरों को प्रभावित करने में इस्तेमाल होती है, यानी 2/3 दूसरों को प्रभावित करने में इस्तेमाल होती है और 1/3 केवल और केवल हमारी शरीर को सस्टेन करने में इस्तेमाल होती है। तो इसके बारे में उन्होंने थोड़ा डिटेल में और बताया हुआ है कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलें, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बड़े अच्छे से अपनी बात रखता है, काफ़ी डिटेल्ड वे में अपनी बात कह पाता है। लेकिन
फिर भी लोग उससे प्रभावित नहीं होते। वहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पाता। ग्रामेटिकल एरर भी होती हैं उसकी बातों में। ग्रामेटिकली वो सही बोल भी नहीं पाता, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं उसकी बातों में और वो अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पाता। मतलब कि ऐसे करके कई बार में अपनी बातें समझा पाता है। क्लियर कट वे में सीधी-सीधे अपनी बात नहीं कह पाता। लेकिन फिर भी लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं रेदर देन कि उस व्यक्ति से जो कि बड़ी सीधी भाषा में अपनी बात कह रहा था और बड़े ही स्पष्ट और ग्रामेटिकल रूप से सही बातें कह रहा था। उसके बजाय जो व्यक्ति हल्की बात कर रहा था, जिस व्यक्ति को ग्रामेटिकल एरर भी दूर करने नहीं आ रहे थे, अपनी बातों को करते समय भी वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, फिर भी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2/3 हिस्सा होता है, वो हमारे व्यक्तित्व का होता है, जिसको वैयक्तिक चुंबक कहते हैं। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा है, वही जो शुरुआत में एग्ज़ाम्पल दिया था, जो कि ज़्यादा भीड़ में लड़ाई क्यों हो जाती है? हम एक प्रतिकर्षित करने वाली चुंबकीय फ़ील्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल कह रहा हूँ को पैदा कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा शब्द मेरे पास भी नहीं आ रहे। हम ऐसा चुंबकीय क्षेत्र अपने विचारों की सहायता से दुःख है, दर्द है, कोई परेशानी है, चिंता है, उसकी वजह से एक ऐसा रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बगल वाला भी क्योंकि वैसा ही होता है, तो दोनों के रिपल्सिव होने की वजह से, एक-दूसरे से रिपल्सन की वजह से हम एक-दूसरे को देख नहीं पाते और झगड़े होने लगते हैं। ठीक है? तो इन्होंने यही बताया विवेकानंद जी ने कि हमारा 2/3 हिस्सा, हम 1/3 हिस्सा जो तर्क देते हैं, 1/3 हिस्सा जो कि हम बात कहते हैं, 1/3 हिस्सा जो कि हम लॉजिक देने का काम करते हैं या फिर अपने विचार रखते हैं, वो 1/3 हिस्सा ही होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रभावित करने वाला हिस्सा होता है, वो 2/3 होता है। इसलिए जो प्रभावित करने वाली चीज़ है, जो कि व्यक्तित्व है आपका, यानी आपका जो ऑरा है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑरा है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपकी पूरी की पूरी एनर्जी का, वो 2/3 रोल प्ले करता है, ठीक है? तो 2/3 हिस्सा केवल और केवल हमारे व्यक्तित्व का होता है, जो दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों को प्रभावित हम अपनी बातों से कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैयक्तिक चुंबकत्व या फिर पर्सनल मैग्नेटिक ऑरा और यही पर्सनल मैग्नेटिक ऑरा ही दूसरों को प्रभावित करके उनको आपकी तरफ खींच पाता है, ठीक है? तो ये जो पहला भाग है इस चैप्टर का मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ पावर्स ऑफ माइंड माइंड उसके दूसरे भाग में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।